हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पीजीबीपी हेड। पीजीबीपी हेड में आज हम समझेंगे सेक्शन 43 सीरीज के कुछ सेक्शन, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं सेक्शन 43C। सेक्शन 43C क्या है? कुछ सिचुएशंस में एसएससी को स्टॉक रिसीव होता है प्रीडिसेसर से। एसएससी सक्सेसर है, एसएससी को प्रीडिसेसर से स्टॉक रिसीव होता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सक्सेसर एसएससी को प्रीडिसेसर से स्टॉक रिसीव होता है। तो उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उस स्टॉक की कॉस्ट क्या मानी जाएगी, इसके लिए सेक्शन 43C हम पढ़ेंगे। तो एसएससी को कोई एसेट मिली, वो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड नहीं हो रहा था, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड पर स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड नहीं हो रहा है। कोई एसेट ट्रांसफर हुई एज स्टॉक इन ट्रेड एसएससी को, और एसएससी कौन है? सक्सेसर। तो उस स्टॉक की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम पढ़ रहे हैं। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एसएससी अपने इस स्टॉक की कॉस्ट, जो उसको प्रीडिसेसर से रिसीव हुआ है, उसकी कॉस्ट क्या मानेगा। अगर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के केस में सक्सेसर कंपनी को, मतलब अमालगमेटेड कंपनी को स्टॉक रिसीव होता है प्रीडिसेसर अमालगमेटिंग कंपनी से, तो सक्सेसर कंपनी के हैंड्स में उसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब अमालगमेटेड कंपनी सक्सेसर कंपनी के हैंड्स में उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो जो कॉस्ट अमालगमेटिंग कंपनी के केस में थी, मतलब प्रीडिसेसर एसएससी के केस में थी, प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट चाहे प्रीडिसेसर कंपनी करे चाहे सक्सेसर कंपनी करे, दोनों की कॉस्ट ली जाएगी। और ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, वो सब इस स्टॉक की कॉस्ट माना जाएगा सक्सेसर कंपनी के हैंड्स में। अच्छा, अगर एसएससी को एसेट गिफ्ट में रिसीव हो, एसएससी सक्सेसर है, प्रीडिसेसर से एसएससी को एसेट गिफ्ट में रिसीव हुई और सक्सेसर एसएससी के लिए वो एसेट स्टॉक है, तो उस स्टॉक की कॉस्ट क्या होगी? डोनर के हैंड्स में जो कॉस्ट थी, प्लस प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों ने कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट खर्च की हो वो भी, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर भी। जैसे अगर डोनर ने कोई गिफ्ट टैक्स पे किया हो तो गिफ्ट टैक्स प्रैक्टिकली आजकल है नहीं, बट अगर हो तो वो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माना जाएगा। अच्छा, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ पर, एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और मेंबर को एसेट रिसीव हुई और मेंबर के हैंड्स में वो एसेट स्टॉक है, तो उस स्टॉक की कॉस्ट मेंबर के लिए क्या मानी जाएगी? एचयूएफ के हैंड्स में जो कॉस्ट थी वो, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो कोई एक्सपेंसेस पार्टीशन पर किए गए, वो एक्सपेंसेस भी इस स्टॉक की कॉस्ट माना जाएगा। और विल में अगर सक्सेसर एसएससी को कोई एसेट रिसीव हुई जो सक्सेसर के लिए स्टॉक है, तो ठीक इसी पैटर्न पर जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी, और प्रीवियस ओनर और सक्सेसर एसएससी ने जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट खर्च किया वो, और ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो विल के केस में प्रोबेट ऑब्टेन करना पड़ता है, तो वो भी एक्सपेंसेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माने जाएंगे, कोर्ट से लेना पड़ता है प्रोबेट। अच्छा, इररिवोकेबल ट्रस्ट के केस में प्रीवियस ओनर से एसएससी को एसेट रिसीव हुई, जैसे ट्रस्ट को फाउंडर से एसेट रिसीव हुई और इस ट्रस्ट के लिए एसेट स्टॉक है, तो प्रीवियस ओनर मतलब फाउंडर के हैंड्स में जो एसेट की कॉस्ट थी वो, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट चाहे प्रीडिसेसर ने की हो मतलब फाउंडर ने की हो, चाहे सक्सेसर एसएससी मतलब ट्रस्ट ने की हो, और ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब ट्रांसफर जो एक्सपेंसेस ट्रस्ट क्रिएट करते वक्त हुए वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में हम कहें कि इस स्टॉक की कॉस्ट क्या होगी? इस स्टॉक की कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ
ट्रांसफर। अगर एसएससी को इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एसेट रिसीव होती है और वो एसेट एसएससी के लिए स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही कैपिटल गेन हेड में हमने पढ़ा था सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर। तो अगर सक्सीडिंग ऑनर के लिए वो कैपिटल एसेट है, स्टॉक नहीं है, सक्सीडिंग ऑनर के लिए वो एसेट स्टॉक नहीं है, अगर कैपिटल एसेट है तो फिर कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल हो जाएगा और सक्सेसर एसएससी वो एसेट अगर सेल करेगा तो उस पर सक्सेसर एसएससी को कैपिटल गेन होगा, बिजनेस इनकम नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 43C कब लगता है? सेक्शन 43C तब लगता है जब सक्सेसर के लिए वो एसेट स्टॉक हो। तो प्रीडिसेसर के लिए कुछ भी हो, प्रीडिसेसर के लिए वो एसेट चाहे कैपिटल एसेट हो चाहे स्टॉक इन ट्रेड हो, सक्सेसर एसएससी के लिए अगर स्टॉक है तो सेक्शन 43C लगेगा और वो भी एक तरीके से यही कह रहा है कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर ले लो। और अगर सक्सेसर एसएससी के हेड्स में अगर वो एसेट कैपिटल एसेट है तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 लगता है, वो भी कहता है कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर ले लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर एसएससी सक्सेसर है, उसको प्रीडिसेसर से एसेट रिसीव हुई और वो सक्सेसर एसएससी के लिए स्टॉक है, तो उस स्टॉक की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। दैट्स ऑल, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 43CA। सेक्शन 43CA कहता है कि अगर लैंड और बिल्डिंग, ये जो सेक्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग अगर एसएससी के लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो उसके लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को डीम्ड सेल कंसीडरेशन माना जा सकता है। एसएससी के लिए ये लैंड और बिल्डिंग क्या है? स्टॉक। तो वो स्टॉक सेल करेगा, लैंड और बिल्डिंग सेल करेगा, तो सेल वैल्यू क्या ली जाएगी? तो कुछ केसेस में सेक्शन 43CA कहता है कि सेल कंसीडरेशन डीमिंग बेसिस पर लिया जा सकता है। तो अगर सेलर के लिए वो लैंड और बिल्डिंग स्टॉक है तो सेक्शन 43CA लगेगा। अगर सेलर के लिए ये लैंड और बिल्डिंग स्टॉक ना होकर कैपिटल एसेट हो तो सेक्शन 50C लगेगा कैपिटल गेन हेड का, ठीक है। चलिए अब इन जनरल तो क्या होता है, हम ये एसएससी कौन है? एसएससी सेलर है, एसएससी है सेलर और उसके लिए ये लैंड और बिल्डिंग क्या है? स्टॉक। तो सेक्शन 43CA क्या कहता है? सेक्शन 43CA कहता है इस स्टॉक का सेल कंसीडरेशन या हम यूं कहें सेल वैल्यू क्या माना जाएगा? जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है वो या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों में से जो भी हायर हो वो लिया जाएगा सेल कंसीडरेशन, ठीक है। तो दे रखा है आपको यहां पर कि इन जनरल तो क्या होता है, अगर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन लेस देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो, अगर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन इस स्टॉक का, ये कैपिटल एसेट नहीं है मतलब स्टॉक है, ये कैपिटल एसेट नहीं है मतलब स्टॉक है, अगर ये लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड एसेस्ड और एसेसेबल बाय स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी हो तो इसका मतलब क्या? अगर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन कम है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डीओटी के दिन की वो डीम्ड सेल कंसीडरेशन माना जाएगा इस स्टॉक की बिजनेस इनकम कंप्यूट करते टाइम, ठीक है। तो सेल वैल्यू क्या ली जाएगी? एक्चुअल सेल कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है। चलिए अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी दो टाइप की हो सकती है। यहां पर ये जो
स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ये भी दो टाइप की हो सकती है। देखिए ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट डेट की अलग हो सकती है जब पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्री के टाइम पर अलग हो सकती है। ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्री डेट पर अलग हो सकती है और एग्रीमेंट डेट पर अलग हो सकती है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दो टाइप की होती है, एग्रीमेंट डेट की अलग होती है और रजिस्ट्री डेट की अलग होती है। अब इन दोनों में से लेना क्या है, इसमें से एक वैल्यू फाइनल करनी होगी। तो गवर्नमेंट, वैसे तो देखिए गवर्नमेंट बोलती है रजिस्ट्री डेट की ही स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू यहां पर आप ले लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है एसएससी को। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है अगर एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, अगर एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एसएससी ले सकता है। क्योंकि ये सेल कंसीडरेशन होनी है तो कम वाली वैल्यू एसएससी प्रेफर करेगा। तो एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो एसएससी ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकता है। मतलब रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के बजाय एसएससी एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या? प्रोवाइडेड एटलीस्ट ए पार्ट ऑफ कंसीडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। और प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह। और ये एसएससी सेलर को कब रिसीव हो? ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट, ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट। तो उस सिचुएशन में एसएससी एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकता है और रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमें जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी होती है, एसएससी सिलेक्शन करे कि वो एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकता है। अगर होल या पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन सेलर एसएससी को रिसीव हुआ हो अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डीडी से या किसी इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट से, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और कब रिसीव हुआ हो? होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन सेलर को रिसीव हुआ हो ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो तो उस केस में सेलर एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो इस स्टेज पर एसएससी को फाइनल करना होता है कि वो एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेगा या रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेगा। तो कुछ सिचुएशन में स्टॉक, अगर लैंड और बिल्डिंग स्टॉक है तो उसका सेल कंसीडरेशन डीमिंग बेसिस पर लिया जाएगा। चलिए, फिर गवर्नमेंट बोलती है कि यहां पर आपने जो भी एसडीवी ले ली, तो अगर देखिए फॉर एग्जांपल अगर सेल कंसीडरेशन हो 100 lakhs और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो 140 lakhs, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो 140 lakhs तो सेल कंसीडरेशन क्या माना जाएगा? 140 lakhs माना जाएगा। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट बोलती है कोई जरूरी नहीं है कि आप एसएससी को, देखिए इससे दिक्कत होती है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 140 लाख लिया जाएगा, सेल कंसीडरेशन एसएससी का कहना है मेरा एक्चुअल सेल कंसीडरेशन तो 100 लाख ही है। अब आप स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 140 लाख ले रहे हो तो ज्यादा है, वो मतलब मेरी बिजनेस इनकम आप 40 लाख से बढ़ा रहे हो। तो एसएससी को स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेने पर ऑब्जेक्शन होता है, तो एसएससी को एक और 10% का वेरिएशन अलाउ किया गया है।
तो वो 10% का वेरिएशन क्या है जो एसएससी को अलाउ किया गया है। देखिए, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड नहीं करती, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड नहीं करती, तो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को ही फिर सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 10% का वेरिएशन अलाउड है। ये 10% करेंगे किसका, हम एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का करेंगे। तो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को हम 110% पे लाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को भी एक्सीड करती है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू प्रिवेल करेगी, उसे सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड नहीं करती है तो फिर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन ही सेल कंसीडरेशन के तौर पर लिया जाएगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख देते हैं, इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करे 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को, तो सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी, सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड कर रही है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ही माना जाएगा सेल कंसीडरेशन। लेकिन मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू प्रिवेल करेगी अगर एक्सीड कर रही है तो, और अगर एक्सीड नहीं कर रही है, एक्सीड नहीं कर रही है वो 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को, तो फिर उस सिचुएशन में एक्चुअल सेल कंसीडरेशन ही सेल वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 10% का वेरिएशन परमिसिबल है, 10% का वेरिएशन परमिसिबल है। ये तो थी इन जनरल बात कि इस लैंड और बिल्डिंग जो एसएससी के लिए स्टॉक है, एसएससी सेलर है, एसएससी के लिए ये लैंड और बिल्डिंग स्टॉक है, इसका सेल कंसीडरेशन डिमिंग बेसिस पर लिया जाएगा। एक्चुअल सेल कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो भी हायर हो। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दो टाइप की होती है, एग्रीमेंट डेट की और रजिस्ट्री डेट की। अगर अब ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू चूंकि सेल कंसीडरेशन बननी है, तो अगर रजिस्ट्री डेट की और एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो एसएससी लेना चाहेगा। इन जनरल रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाती है, लेकिन कुछ केसेस में एग्रीमेंट डेट की भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेलर एसएससी ले सकता है। वो कंडीशन फुलफिल हो क्या, होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन सेलर एसएससी को रिसीव हो अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डीडी से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट से, या किसी प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, और कब रिसीव हो, ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो एसएससी यहां पर एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, ये बात थी जनरल प्रोविजन। अब बात करते हैं कुछ केस में इनकम टैक्स ऑफिसर केस रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, केस रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। अगर एसएससी बोले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील और रिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा, मतलब मैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ली जा रही है उसको इशू नहीं बनाऊंगा, आगे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील नहीं करूंगा, और इनकम टैक्स ऑफिसर आप मेरा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दीजिए। तो एसएससी रिक्वेस्ट करता है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि आप मेरा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दीजिए, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील और रिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर दो कंडीशंस फुलफिल हो तो एसएससी का ऑफिसर केस रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। क्या कंडीशन फुलफिल हो, एसएससी जब क्लेम करता है कि ये जो आप एसडीवी ले रहे हो इस स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है, मतलब आप जो एसडीवी लेना चाह रहे हो वो बाजार भाव से भी ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है, और
अभी जो आप एसडीवी ले रहे हो, मैं अपील और रिवीजन प्रोसीडिंग्स में इसको इशू नहीं बनाऊंगा और किसी अथॉरिटी और कोर्ट को रेफर नहीं करूंगा, मतलब मैं कोर्ट में अपील नहीं करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। तो एसएससी लिख कर दे दे इनकम टैक्स ऑफिसर को कि आप जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले रहे हो वो बाजार भाव से भी ज़्यादा है और मैं इसको कोर्ट में इशू नहीं बनाऊंगा, अपील और रिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। अगर एसएससी ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर को लिख के दे दे तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। अब अगर केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया गया है तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू डिटरमाइन करेगा उससे इस लैंड और बिल्डिंग का सेल वैल्यू माना जाएगा। तो किसे सेल वैल्यू माना जाएगा? वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। बट चूंकि एसएससी ने अपना अपील करने का राइट वेव किया है, छोड़ा है, ठीक है, अपना अपील करने का राइट वेव किया है, छोड़ा है, तो यहां पर एसएससी को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है कि ये वैल्यूएशन ऑफिसर अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू बता देता है तो उसे रोक दिया जाएगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तक। तो एसएससी को इस केस में स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा वैल्यू बता दे किससे? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो फिर उस सिचुएशन में डीम्ड सेल वैल्यू क्या माना जाएगा इस स्टॉक का? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। लेकिन एसएससी कहता नहीं, मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील करूंगा, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील करूंगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पर डिस्प्यूट है, मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं तो अपील करूंगा हाई कोर्ट में। तो अगर एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील कर लेता है तो जैसे कोर्ट में अपील कर ली, तो अब जो कोर्ट वैल्यू रिवाइज करेगा वो रिवाइज्ड वैल्यू ही इस लैंड बिल्डिंग स्टॉक का सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। तो रिवाइज्ड वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय हायर अथॉरिटी और कोर्ट। लेकिन ये वैल्यू जो कोर्ट ने फिक्स की है ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम, ज्यादा और इक्वल टू हो सकती है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम, ज्यादा और इक्वल टू हो सकती है, लेकिन एक्चुअल सेल कंसीडरेशन से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम, ज्यादा या इक्वल टू हो सकती है, लेकिन एक्चुअल सेल कंसीडरेशन से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। ये थे प्रोविजन। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ये 10% का वेरिएशन हमको कब चेक करना है। ये 10% का वेरिएशन इस जनरल वाली सिचुएशन में ही चेक करना होता है। अगर मैटर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर हो गया है या कोर्ट में अपील हो गई है तो फिर ये 10% का वेरिएशन चेक नहीं किया जाएगा। इसका मतलब केस नंबर 2 और 3 में ये 10% का वेरिएशन चेक नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट वाली सिचुएशन में ही चेक किया जाता है। समझ गए बात? चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन बैंक में आ जाइए। क्वेश्चन बैंक में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब सेल कंसीडरेशन क्या होगा? सेक्शन 43C लगने पर अगर डेट ऑफ ट्रांसफर है और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है, डेट ऑफ ट्रांसफर है 1 मई 2022 और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है 100 लाख, इसमें से पार्ट कंसीडरेशन 10 लाख एसएससी सेलर को रिसीव हो गया अकाउंट पे चेक से। कब? डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले, एग्रीमेंट डेट से पहले, ठीक है। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट रिसीव हो गया। कब रिसीव हो गया? 1 सितंबर 2021 को। और एग्रीमेंट डेट आपकी है 1/9/2021। उस दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट डेट की दे रखी है 130 और रजिस्ट्री डेट की दे रखी है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 210, ठीक है। रजिस्ट्री डेट क्या है? 1/5/2022। तो एग्रीमेंट डेट है 1 सितंबर 2021,
और रजिस्ट्री डेट है 1 मई 2022। रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 210 और एग्रीमेंट डेट की है 130। चूंकि एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है तो एसएससी ये लेना चाहेगा, क्योंकि ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन बननी है तो कम वाली वैल्यू एसएससी प्रेफर करेगा। तो एसएससी बोलेगा मैं रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेना चाहता, मैं एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहता हूं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है 100 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करें हम एग्रीमेंट डेट की ले या रजिस्ट्री डेट की ले। देखिए कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन सेलर को चेक से मिला है, चेक से मिला है, तो यस एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ली जा सकती है। तो एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 130 है, वो ले सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे एक्चुअल सेल कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर 130 सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। इस लैंड और बिल्डिंग का जो स्टॉक है उसका सेल कंसीडरेशन 130 माना जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 10% का वेरिएशन परमिसिबल है क्या। 10% का वेरिएशन चेक करते हैं। देखिए यहां पर हम एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को 110% पर लेकर आते हैं, हो गया 110। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फिर भी एक्सीड कर रही है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड कर रही है तो फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू प्रिवेल करेगी, तो वो ले लेंगे हम सेल कंसीडरेशन। ठीक है, चलिए दूसरा केस, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्टॉक है 1 मई 2022, तो वो रजिस्ट्री डेट है, उस दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 210 और एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 104। ठीक है, अब इस केस में एसएससी को सेल कंसीडरेशन 100 लाख में से 10 लाख कैश में मिला, कैश में मिला। तो अब इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन तो 100 है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में से एक वैल्यू हमको फाइनल करनी है एग्रीमेंट डेट की या रजिस्ट्री डेट की, तो कौन सी फाइनल करें। हम एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन सेलर को ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट अकाउंट पे चेक, डीडी या इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगा। तो अब इस केस में रजिस्ट्री डेट की ही स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी, तो वो है 210। अब इसमें से हायर क्या है 210, हाँ 10% का वेरिएशन चेक कर लो, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को आप 110% पे लाओ, वो हुआ 110 110, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अभी भी उस 110% को एक्सीड कर रही है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू प्रिवेल करेगी 210 को ही इस स्टॉक की सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। ठीक है, चूंकि तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट डेट की काम ही नहीं है, क्योंकि यहां पर पार्ट कंसीडरेशन सेलर को कैश में मिला। ठीक है, चलिए अब तीसरा केस, डीओटी है 1 मई 2022 और सेल कंसीडरेशन है इस लैंड और बिल्डिंग जो कि स्टॉक है उसका 100 लाख और उसमें से 10 लाख रिसीव हो गया आरटीजीएस से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव हो गया और एग्रीमेंट डेट है 1/9/2021, तो एसएससी ले सकता है एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन सेलर को आरटीजीएस से मिला है, ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट मिला है। ठीक है, तो इस केस में एसएससी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकता है, एग्रीमेंट डेट की ले सकता है।
ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, अगेन हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है हमारा, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है 100 और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 104। एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को लाओ आप 110% पर, हो गया 110। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस 110% को एक्सीड नहीं कर रही है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड नहीं कर रही है, तो इस केस पर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन मतलब 100 लाख ही सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ केस में 5 मई 2022 को 100 लाख पूरा अमाउंट रिसीव हुआ रजिस्ट्री पर, मतलब एग्रीमेंट डेट ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट कुछ रिसीव ही नहीं हुआ, न तो अकाउंट पे चेक से क्या कैसे भी रिसीव नहीं हुआ, कैश में भी रिसीव नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा रजिस्ट्री को रिसीव हुआ। ठीक है, तो इस केस में एग्रीमेंट डेट की एसडीवी ली ही नहीं जा सकती, तो रजिस्ट्री डेट की ही लेनी पड़ेगी। तो अब इस केस में 210 रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो रजिस्ट्री डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 120 है, नहीं 210 है, 210 है। अब चेक करें हम, क्या ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 210 एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड कर रही है, क्या कर रही है? तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू प्रिवेल करेगी और सेल कंसीडरेशन इस स्टॉक का डीम्ड सेल वैल्यू क्या माना जाएगा? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 210 माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोविजंस काम आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 43CB, सेक्शन 43CB। सेक्शन 43CB एप्लीकेबल है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की इनकम कैसे कंप्यूट की जाए इसके लिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की इनकम कंप्यूट करने से रिलेटेड है सेक्शन 43CB। अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की इनकम कंप्यूट करनी है तो उसके लिए हमें उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो भी उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से एसोसिएटेड है वो डिटरमाइन की जाएगी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अडॉप्ट करके। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मतलब वर्क कंप्लीशन कितना हुआ उसके हिसाब से इनकम डिटरमाइन की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी उसके हिसाब से लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट भी उसके हिसाब से ली जाएगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, आपका ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इसका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, तो अगर टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट है 500 करोड़ का और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है आपकी 100 करोड़, ये आपने एस्टिमेट किया है। ठीक है, तो इस पे आपको टोटल प्रॉफिट होना है 400 करोड़ का। अब हम चेक करेंगे इस साल आपने प्रीवियस ईयर 2022-23 में कितना वर्क कंप्लीशन किया है। अगर आपने 25% वर्क कंप्लीशन किया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% कंप्लीट हुआ है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का 25% मतलब 100 करोड़ और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी
आपकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड है 100, इसका 25%, वो भी 25। तो आपको प्रीवियस ईयर 2022-23 में इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर 75 करोड़ की इनकम रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर 22-23 में। इतनी इनकम आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, मतलब जितना काम कंप्लीट हुआ है उस परसेंटेज के हिसाब से, वर्क कंप्लीशन रेशियो के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका इस कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट मतलब इनकम आएगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर ICDS 3 लगता है और सेक्शन 43C भी लगता है। ठीक है, तो वर्क कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के हिसाब से इनकम डिटरमाइन की जाएगी। चलिए फिर, तो यहां लगा सेक्शन 43CB और ICDS 3। अब बात करते हैं हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्शन 43CB लगता है, 43CB के साथ साथ ICDS 4 लगता है। देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर ICDS 3 और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर ICDS 4। ICDS मतलब इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको इसका प्रॉफिट मतलब इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे? चेक करेंगे इस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन क्या अप टू 90 डेज है, मतलब 90 डेज से ज्यादा नहीं है, अप टू 90 डेज है। तो उस केस में प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड से हम इसका प्रॉफिट मतलब इनकम डिटरमाइन करेंगे। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड क्या होता है? पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब जाके उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जो अप टू 90 डेज का है। तो इस केस में आप इसकी इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप P&L अकाउंट बना रहे हैं 31 जनवरी 2022 का। ठीक है, इस साल आपका रेवेन्यू है 40 और कॉस्ट है 10। ठीक है, यह आपका P&L अकाउंट दे रखा है, रेवेन्यू है 40 और कॉस्ट है 10। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? ये आपने अकाउंट्स के हिसाब से बना लिया। अब हम इनकम टैक्स में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, रेवेन्यू इस साल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, 0। और कॉस्ट भी क्या करेंगे? हम ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट में, तो वो भी 0। ठीक है, लेकिन अगले साल मतलब जब आप नेक्स्ट ईयर का P&L अकाउंट बनाओगे और नेक्स्ट ईयर में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर 22-23 में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उस साल आपको प्रॉफिट हुआ है, रेवेन्यू मिला 60, प्रॉफिट रेवेन्यू मिला 60 और आपकी कॉस्ट लगी 35। ठीक है, इसमें आप ये पिछले साल वाली कॉस्ट ऐड कर दोगे और रेवेन्यू में भी आप रेवेन्यू ऐड कर दोगे पिछले साल का। मतलब इसी साल में आपको रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बुक करना है 100 का और कॉस्ट बुक करनी है 45 लाख की। कॉस्ट बुक करनी है 45 लाख की। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया इस साल और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 100 और कॉस्ट 45, तो आपका प्रॉफिट इस साल हो गया, इसी साल प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे, इस साल प्रॉफिट हो गया आपका 55 लाख। ठीक है, तो
प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड क्या बोलता है, जब आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए उस ईयर में आप इस प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लीजिए। लेकिन ये बात सिर्फ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, और वो भी तब जब वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अप टू 90 डेज तक का हो। फिर अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स शामिल है, मतलब कभी कुछ करना पड़ जाता है, कभी कुछ करना पड़ जाता है, वो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वो भी अनसर्टेनिटी है, करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसा कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या कि कोई काम करना पड़े ना करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हमने नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। कभी कभी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके आप रेंट कलेक्ट भी आप ही कर रहे हो, उसके रिपेयर मेंटेनेंस का काम भी आप ही कर रहे हो, उसकी सिक्योरिटी की सर्विस भी आप ही दे रहे हो, और लिफ्ट और जनरेटर की ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास है। तो लिफ्ट कभी खराब होगी कभी नहीं होगी, तो वो काम आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, या आपने क्रेडिट कार्ड के मेंटेनेंस और ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व है। तो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा है जिसमें इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व है, तो उस केस में आप प्रॉफिट और गेन कैसे डिटरमाइन करोगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट बोलती है इस सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड काम आएगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में अगर इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व हो, तो उस केस में आप रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट और गेन कैसे डिटरमाइन करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से डिटरमाइन करोगे। कैसे डिटरमाइन करते हैं इसका मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला 1 जनवरी 2022 को मिला, और ये कंप्लीट होना है 40 मंथ्स में, और इससे आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा, सर्विस चार्ज मिलेगा 70 लाख का। तो इसका मतलब 70 लाख का जो टोटल रेवेन्यू मिलना है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलना है, 40 मंथ्स का है वो। तो आप डिवाइड कर दीजिए, आपको टोटल रेवेन्यू कितना मिलना है 70 लाख का, और वो 40 मंथ्स का है। तो एवरी मंथ का रेवेन्यू आपको कितना रिकॉग्नाइज करना होगा, 70 लाख डिवाइडेड बाय 40 मंथ्स 1.75 लाख, ठीक है। इतना एवरी मंथ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट तो मिला कब है, 1 जनवरी 2022 को मिला है। 1 जनवरी 2022 को मिला है मतलब ये 21-22 की बात है, और 21-22 में 3 महीने। तो 21-22 में आप प्रीवियस ईयर 21-22 में 3 महीने का रिकॉग्नाइज करोगे। 1 महीने का कितना है 1.75 लाख, तो 3 महीने का कितना हुआ उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर 22-23 में पूरे 12 महीने आपको ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो 1 महीने का रेवेन्यू कितना था आपका 1.75 लाख, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यह है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कब अप्लीकेबल होता है, जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसका ड्यूरेशन 90 दिन से ज्यादा का है, या उसमें इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। कहने का मतलब अदर केस में तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन मेथड ही काम आएगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड ही काम आएगा अदर केस में। चलिए, फिर मेथड आपका चाहे कोई भी हो, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन हो, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड हो, या स्ट्रेट लाइन मेथड हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लोगे
तो उसमें रिटेंशन मनी इंक्लूड रहेगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको पूरा लेना पड़ेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ही कस्टमर ने आपका पैसा रोका, कुछ रिटेंशन मनी के तौर पर कस्टमर ने आपका पैसा रोका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 40 लाख, कॉन्ट्रैक्ट ही कस्टमर बोलता है इसका 10% में आपका पैसा रोकूंगा, ठीक है। तो उसने 10% आपका पैसा रोक लिया तो रिटेंशन मनी हो गई 4 लाख। अब आप बोलोगे तो मेरे को रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, 40 लाख माइनस 4 लाख मतलब 36 लाख रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करूं, क्योंकि मेरा पैसा आया नहीं है 4 लाख का, तो मैं 36 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, यहां पर आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी। अब आप बोलोगे कस्टमर ने वो जो 4 लाख रोक लिया, देखिए कस्टमर ये पैसा रोकता क्यों है, तो रिटेंशन मनी बेसिकली वो रोकता क्यों है, रिटेंशन मनी अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग होता है, जो कस्टमर मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही अपने पास रोक लेता है और कॉन्ट्रैक्टर एसएससी को पे नहीं करता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, या काम उसके हिसाब से नहीं होता, या कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफेक्ट रह जाता है और कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर ठीक करके देगा ये डिफेक्ट, और जब तक ये मेरा डिफेक्ट ठीक नहीं होगा तब तक मैं ये रिटेंशन मनी अपने पास रखूंगा, ठीक है। तो रिटेंशन मनी भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड करनी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के साथ साथ एसएससी को कुछ इंसिडेंटल इनकम भी मिल जाती है। इंसिडेंटल इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन एसएससी को उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो जाता है। तो क्या वो इंसिडेंटल इनकम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से लेस करके नेट कॉस्ट बतानी है या पूरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लेनी है, और वो इंसिडेंटल इनकम अलग से बतानी है हेड वाइज। तो गवर्नमेंट यहाँ बोलती है आप इस इंसिडेंटल इनकम को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से कम नहीं करोगे, आप इस इंसिडेंटल इनकम को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से कम नहीं करोगे। वो इंसिडेंटल इनकम जो इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से कम नहीं करोगे। तो वो इंसिडेंटल इनकम के एग्जांपल्स क्या हैं? देखिए कई बार क्या होता है, कस्टमर मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही एसएससी को कुछ एडवांस देता है, एसएससी कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस मिला, एसएससी कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए आप मुझे पहले कुछ एडवांस दीजिए। वो कॉन्ट्रैक्टर के पास एडवांस पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर वो एडवांस बैंक में एफडी करवा देता है, फिर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये इंसिडेंटल इनकम हो गई, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, या उस प्रोजेक्ट में कुछ प्लांट मशीनरी यूज हुई, फिर कॉन्ट्रैक्टर ने वो प्लांट मशीनरी सेल कर दी, जिसकी वजह से उसको उस प्लांट मशीनरी सेल करने पर कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। तो कैपिटल गेन, और ये पैसा उसने शेयर्स में लगा दिया, शेयर्स इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, जो उसको कॉन्ट्रैक्टी से कस्टमर से मिला था वो उसने फॉर द टाइम बिंग इन्वेस्टमेंट कर लिया शेयर्स में, तो डिविडेंड मिला। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्टर एसएससी को कोई इंसिडेंटल इनकम मिलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से कम नहीं करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पूरी लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पूरी लेगा, नेटिंग नहीं करेगा, उसमें से इंसिडेंटल इनकम लेस करके नेटिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो वो इंसिडेंटल इनकम फिर कहाँ करेगा शो, वो इंसिडेंटल इनकम रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इनकम में वो हेड वाइज रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को इस इंसिडेंटल इनकम से रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। तो समझ गए ये सेक्शन 43 सीबी क्या बोलता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अप्लाई किया जाएगा इनकम कंप्यूट करने के लिए।
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 बातें बोली। अगर ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज तक का है तो फिर इसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया जाएगा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड के हिसाब से। लेकिन अगर इस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व हैं तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड काम आएगा। और अगर 90 दिन से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है और इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब अदर केस है, अदर केस में क्या होगा, अदर केस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड ही काम आएगा। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा मेथड आपका जो भी हो इनकम कंप्यूट करने का, चाहे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, चाहे प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड, जो भी हो उस केस में आप 2 बातें ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से रिटेंशन मनी लेस नहीं करनी है। ये रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड ही रहे, लेस नहीं करोगे। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को आप इंसिडेंटल इनकम से रिड्यूस नहीं करोगे। ये था सेक्शन 43 CB। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं सेक्शन 43 D। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो अपने लोन्स और एडवांसेस पर इंटरेस्ट की इनकम होती है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने लोन और एडवांसेस जो उन्होंने अपने कस्टमर्स को दे रखे हैं उस पर जो इंटरेस्ट की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए सेक्शन 43D कुछ बात करता है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब NPA की इंटरेस्ट इनकम किस ईयर में टैक्सेबल होगी। तो सेक्शन 43D इस इंटरेस्ट इनकम का टैक्सेबिलिटी ईयर डिसाइड करने के लिए बनाया गया है कि ये इनकम, इंटरेस्ट इनकम किस ईयर में रिकॉग्नाइज करनी होगी। जिस ईयर में ये P&L अकाउंट में क्रेडिट की गई है, मर्केंटाइल मेथड मतलब अक्रूवल मेथड ऑफ इनकम, मर्केंटाइल मेथड के बेस पर आपने ये इनकम रिकॉग्नाइज कर ली, या जिस ईयर में एक्चुअली रिसीव हुई। तो जिस ईयर में P&L में क्रेडिट हुई या जिस ईयर में एक्चुअली रिसीव हुई, दोनों में से जो भी अर्लियर है एट दैट टाइम आपको इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करनी होगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो ये इनकम कब रिकॉग्नाइज की जाएगी, एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पर रिकॉग्नाइज की जाएगी। ठीक है। तो मतलब P&L अकाउंट में जब क्रेडिट हो या जब एक्चुअली रिसीव हो, दोनों इवेंट में से जब भी जो भी अर्लियर हो एट दैट टाइम इन लोन और एडवांसेस की इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज की जाएगी। ठीक है। ये प्रोविजन किस पे लगेगा, मैंने एक बार तो शॉर्ट में बोल दिया, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे लगेगा। बैंक्स कौन से, शेड्यूल्ड बैंक्स। क्या कोऑपरेटिव बैंक भी इंक्लूड है, हाँ इंक्लूड है, लेकिन 2 तरीके के कोऑपरेटिव बैंक पर यह सेक्शन नहीं लगती है, और वो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी PACS और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक PCA-RDB। इस पर यह सेक्शन 43D नहीं लगती है। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे लगती है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFC पे लगती है, और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन मतलब PFI SFC SICO पर लगती है। इसके अलावा NBFC पे भी लगती है। NBFC 2 टाइप की होती है, डिपॉजिट टेकिंग NBFC और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। तो NBFC 2 टाइप की है, दोनों टाइप की NBFC पर सेक्शन 43D लगती है। इसके अलावा कुछ पब्लिक कंपनीज हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह जो होती हैं, उस पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो ये सेक्शन तो मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग का एक्सेप्शन हो गया। ये सेक्शन अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मतलब मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग का एक्सेप्शन हो गया। तो इन जनरल तो SSC मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, भले ही SSC मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोस्टली मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, लेकिन उनको ये इंटरेस्ट इनकम सेक्शन 43D के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करनी पड़ेगी। इसका मतलब सेक्शन 43D
मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग का एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब सेक्शन 43D मैंडेटरी है, इसकी एप्लीकेशन मैंडेटरी है। अच्छा, एक बात और बताइए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए सेक्शन 43CB की एप्लीकेशन मैंडेटरी है कि नहीं? मैंडेटरी है। आप बोलोगे कैसे? देखिए, अकाउंट्स में आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ते हो, ठीक है, और यहां पर ICDS लग रहे हैं, और दोनों में क्या लिखा हुआ है? ICDS 3 जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? ये इनकम डिटरमाइन की जाएगी, शैल बी डिटरमाइंड, मतलब एप्लीकेशन मैंडेटरी है सेक्शन 43CB की। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट और गेन डिटरमाइन किया जाएगा, शैल बी डिटरमाइंड। शैल बी लिखा है, मतलब क्या? सेक्शन 43CB की एप्लीकेशन मैंडेटरी है। समझ गए बात? चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम सेक्शन 41 डीम्ड इनकम। इस सेक्शन में काफी सारे सबसेक्शंस दे रखे हैं और काफी सारी इनकम्स को डीमिंग बेसिस पर टैक्सेबल किया गया है इस सेक्शन में। और इस सेक्शन में एक और खास बात दे रखी है कि ये जो इनकम डीमिंग बेसिस पर टैक्सेबल होंगी, ये टैक्सेबल होंगी भले ही उस ईयर में, जिस ईयर में ये इनकम रिसीव हुई है, टैक्सेबल होंगी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, मतलब रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होंगी, और टैक्सेबल होंगी भले ही एसएससी का ये रेलेवेंट बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो टैक्सेबल होंगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस और नॉट इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, इवन एसएससी का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, तब भी ये इनकम रिसिप्ट ईयर में एसएससी को टैक्सेबल होगी। तो इसमें पहला है रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन और अलाउंस, सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1 जनरल रिकवरी। एसएससी क्या है? पास्ट में कोई डिडक्शन क्लेम कर चुका था और वो अलाउ भी हो गया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ भी कर दिया था। एसएससी ने वो डिडक्शन क्लेम किया था पास्ट में अर्लियर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी वो एसएससी को डिडक्शन अलाउ कर दिया था। वो डिडक्शन किसका था? वो डिडक्शन था किसी लॉस, एक्सपेंस और ट्रेडिंग लायबिलिटी का, कैपिटल लायबिलिटी का नहीं, ट्रेडिंग लायबिलिटी का। वो डिडक्शन एसएससी ने जो क्लेम किया था, वो क्लेम किया था किसी लॉस, एक्सपेंस और ट्रेडिंग लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में क्लेम किया था। ठीक है, तो वो डिडक्शन एसएससी अर्लियर क्लेम कर चुका है और वो डिडक्शन किसी लॉस, एक्सपेंस और ट्रेडिंग लायबिलिटी का है। ठीक है, अब इस साल करंट ईयर में सब्सिक्वेंटली एसएससी को उस लॉस और एक्सपेंडिचर की कोई रिकवरी हो गई। जो लॉस और एक्सपेंडिचर उसने अर्लियर डिडक्शन क्लेम किया था, उसकी एसएससी को रिकवरी हो गई। ठीक है, या एसएससी ने जो ट्रेडिंग लायबिलिटी का डिडक्शन क्लेम किया था, एसएससी ने जो ट्रेडिंग लायबिलिटी का डिडक्शन क्लेम किया था, ठीक है, तो वो डिडक्शन से जो एसएससी ने डिडक्शन क्लेम किया था ट्रेडिंग लायबिलिटी का, वो ट्रेडिंग लायबिलिटी का रेमिशन और सेसेशन हो गया। मतलब एसएससी को कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, एसएससी को पे ऑफ नहीं करनी पड़ी, नहीं चुकानी पड़ी, तो एसएससी को कोई बेनिफिट मिल गया बाय वे ऑफ रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। तो अगर एसएससी को कोई बेनिफिट मिलता है, एसएससी ऑब्टेन्स सम बेनिफिट बाय वे ऑफ रेमिशन और सेसेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लायबिलिटी, तो ये बेनिफिट भी टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में ये बेनिफिट भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब एसएससी ने चाहे यूनिलैटरल एक्ट किया हो, अपने लेवल पर ये लायबिलिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दी। ठीक है, और बोला ये ट्रेडिंग लायबिलिटी पे करने का मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से यूनिलैटरल एक्ट के हिसाब से ये ट्रेडिंग लायबिलिटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर देता हूं, तो क्या तब भी ये रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी से जो बेनिफिट मिला टैक्सेबल होगा सेक्शन 41(1) में? यस,
क्योंकि इस सेक्शन में दे रखा है इट includes unilateral acts of SSC by writing of such liability in his accounts। ठीक है, तो ये SSC ने डिडक्शन क्लेम किया था अर्लियर, ये किसी लॉस का था, एक्सपेंडिचर का था, ट्रेडिंग लायबिलिटी का था। अब आप बोलोगे लॉस का डिडक्शन SSC ने पास्ट में क्लेम किया और फिर वो SSC को रिकवर हुआ, सर इसका कोई एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ दे रखे हैं, लॉस हुआ SSC को स्टॉक का बाय थेफ्ट और फायर, तो वो लॉस SSC को अलाउ हो गया था सेक्शन 28 में। सेक्शन 28 में देखिए, सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में तो एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं, 30 से 37 सबसेक्शन 1 में एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं, तो लॉसेस अलाउ नहीं होते हैं। सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में तो लॉसेस का अलाउ होते हैं, सेक्शन 28 में अलाउ होते हैं लॉसेस। हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में मिलता है, लॉसेस का डिडक्शन चार्जिंग सेक्शन 28 में ही मिल जाता है। ठीक है, हमने दो केसेस पढ़े थे, कलकत्ता कंपनी लिमिटेड और बद्रीदास डागा, सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट हमने पढ़े थे कि लॉस का डिडक्शन सेक्शन 28 में मिलेगा, सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ा था। तो ये लॉस SSC को अलाउ हो गया था अंडर सेक्शन 28। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लॉस ऑफ स्टॉक हुआ बाय थेफ्ट और फायर। इस साल SSC को इस स्टॉक की रिकवरी हो गई, मिल गया, स्टॉक चोरी हुआ था मिल गया, या रीइंबर्समेंट हो गया। ठीक है, जिसने चोरी की थी उसने भरपाई करके दी, या अगर वो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हुआ, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हुआ और वो स्टॉक इंश्योर्ड था, तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला। ठीक है, तो इस साल SSC को वो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला, स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम मिला। ठीक है, तो पहले जब स्टॉक का लॉस हुआ था SSC ने उसका डिडक्शन ले लिया था, अब इंश्योरेंस क्लेम मिला तो इस लॉस की रिकवरी हुई। ये रिकवरी मतलब इंश्योरेंस क्लेम टैक्सेबल हो जाएगा, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में डीम्ड इनकम माना जाएगा। ये स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में डीम्ड इनकम माना जाएगा। समझ आई बात। अब एक हमने बोला कि ये डिडक्शन जो SSC ने क्लेम किया, किसी लॉस का क्लेम किया, किसी एक्सपेंडिचर का क्लेम किया, या किसी ट्रेडिंग लायबिलिटी का क्लेम किया। ठीक है, तो बात करते हैं अब एक्सपेंस की। जैसे अगर किसी SSC ने कोई डिडक्शन क्लेम किया था किसी एक्सपेंडिचर का, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस SSC ने एक्सेस पे कर दिए, या इनडायरेक्ट टैक्सेस की कोई डिमांड थी वो SSC ने पे कर दी, SSC को उसका डिडक्शन अलाउ भी हो गया था सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में पास्ट में अर्लियर। अब इस साल क्या हुआ, SSC को वो इनडायरेक्ट टैक्स का रिफंड मिला, तो ये रिफंड टैक्सेबल हो जाएगा, रिफंड टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में। और तीसरी बात हमने की, SSC ने कोई डिडक्शन क्लेम किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, तो ट्रेडिंग लायबिलिटी जैसे SSC ने किसी क्रेडिट परचेस का डिडक्शन क्लेम किया था, या उसकी कोई वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग थी जिसका SSC को डिडक्शन मिल गया था सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। SSC को डिडक्शन मिल चुका है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। अब इस साल क्या हुआ, इस साल SSC को वो क्रेडिट परचेस का पेमेंट करने की लायबिलिटी खत्म हो गई। क्रेडिट परचेस को पेमेंट, उस क्रेडिटर को पेमेंट करने की लायबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, मतलब SSC की ट्रेडिंग लायबिलिटी का रेमिशन और सेसेशन हो गया। तो
ये रेमिशन और सजेशन टैक्सेबल डीम्ड इनकम होगा पीजीबीपी हेड के सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में। और वो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी थी वो वर्कर और एम्प्लॉइज लेने ही नहीं आए। एसएससी ने उस आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी का डिडक्शन क्लेम किया, वो वर्कर और एम्प्लॉय वो सैलरी लेने ही नहीं आए, उन्होंने क्लेम ही नहीं की, ठीक है, तो वो एसएससी की इनकम माना जाएगा। जो अनक्लेम्ड बाय वर्कर्स और एम्प्लॉइज है वो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में डीम्ड इनकम माना जाएगा, ठीक है। तो हमने बात की एसएससी ने पास्ट में कोई अर्लियर डिडक्शन क्लेम किया था, वो डिडक्शन था किसी लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी का। बाद में एसएससी को वो लॉस और एक्सपेंस से कुछ अमाउंट रिकवर हुआ या उस ट्रेडिंग लायबिलिटी का रेमिशन और सजेशन हुआ, उससे एसएससी को बेनिफिट मिला। तो ये रिकवरी, रेमिशन, सजेशन से जो बेनिफिट मिला, रिफंड मिला, ये सब डीम्ड इनकम माना जाता है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में। कब? इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। भले ही एसएससी का बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो चाहे न हो, इवन डिसकंटिन्यू हो चुका हो, तब भी ये एसएससी की डीम्ड बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में, राइट। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ केस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पॉलीफ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एक्साइज ड्यूटी का रिफंड टैक्सेबल होगा क्या? यस, एसएससी ने पास्ट में एक्साइज ड्यूटी पे की, उसका डिडक्शन एसएससी ने अर्लियर ले लिया था, अब उसका रिफंड मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल होगा। अब एसएससी का कहना है कि वो एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुझे रिफंड दिया, आप कह रहे हो कि मेरे को सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन वो एक्साइज डिपार्टमेंट मेरे को ये रिफंड देने के बाद उन्होंने आगे कोर्ट में इस रिफंड के लिए, ये उनका कहना है ये रिफंड हमने गलती से दिया, नहीं देना चाहिए था, उन्होंने मुझे एक बार तो रिफंड दे दिया, लेकिन आगे मेरे अगेंस्ट हाईकोर्ट में या आगे अपील कर दी है, ठीक है। तो एसएससी का कहना है ये रिफंड मुझे मिल तो गया है लेकिन इस पर फर्दर अपील हो गई है, ये रिफंड मुझे मिल तो गया है लेकिन इस पर फर्दर अपील हो गई है, क्या पता मुझसे ये रिफंड दोबारा छीन न लिया जाए। तो ये रिफंड को अभी इस रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल बताऊं कि नहीं बताऊं? मैं इस रिफंड को अभी रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल बताऊं कि नहीं बताऊं? इस रिफंड पर फर्दर अपील हो गई है। तो पॉलीफ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? भले ही फर्दर अपील हो गई है, एसएससी को ये एक्साइज ड्यूटी का रिफंड रिसीव हो गया है तो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, भले ही फर्दर अपील हो गई है, ठीक है। तो दे रखा है ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट टैक्सेबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट इस पर अपील पेंडिंग है। क्यों? एसएससी ने इस एक्सपेंडिचर का अर्लियर मतलब पास्ट में डिडक्शन क्लेम किया था, तो ये रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा ही, ठीक है, भले इस पर फर्दर अपील हो गई है। अच्छा, एक अब इससे रिलेटेड एक कमेंट, एसएससी ने मान लेते हैं इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम नहीं किया था, क्यों? एक्साइज ड्यूटी कस्टमर से कलेक्ट करनी होती है क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर से कलेक्ट की, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दी, कस्टमर से कलेक्ट की, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दी, ठीक है। तो एसएससी ने पी&एल अकाउंट में तो कोई डिडक्शन क्लेम ही नहीं किया इस एक्सपेंडिचर का, ठीक है। बाद में एसएससी को इसका रिफंड मिला, तो ये रिफंड क्या सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल होगा? नो, ये रिफंड सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि इस एक्सपेंडिचर का एसएससी ने अर्लियर डिडक्शन क्लेम नहीं किया था, ठीक है। उसने तो कस्टमर से ये एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की और गवर्नमेंट को पे कर दी, तो उसने इस एक्सपेंडिचर का पी&एल अकाउंट में डिडक्शन तो क्लेम किया नहीं, फिर भी एसएससी को रिफंड मिल रहा है, तो ये रिफंड सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल नहीं होगा, ये रिफंड चार्जिंग सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये रिफंड
ट्रेडिंग रिसिप्ट है, चार्जिंग सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा, ना कि सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में। एक केस सुप्रीम कोर्ट का और टीवीएस सुंदरम लैंगर एंड सन्स लिमिटेड के केस में एसएससी को अपने कस्टमर से एडवांस मिला था, ट्रेड एडवांस। ठीक है, कस्टमर ने एडवांस दिया जिसके अगेंस्ट कस्टमर को फ्यूचर में सप्लाई देनी थी। ठीक है, एसएससी को अपने कस्टमर से ट्रेड एडवांस मिला और एसएससी को अपने उस कस्टमर को सप्लाई देनी थी। अब हुआ क्या, वो कस्टमर अपने गुड्स की सप्लाई लेने नहीं आया, एसएससी के पास उस कस्टमर का दिया हुआ एडवांस पड़ा रह गया। ठीक है, तो क्या ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल है? इस पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा, ये सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा, इस पर सेक्शन 41 नहीं लगेगा। क्यों? ये कोई ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं है जिसका एसएससी ने अपने P&L अकाउंट में डिडक्शन क्लेम किया हो, आपने पीजीबीपी हेड में इस खर्चे का डिडक्शन क्लेम किया हो। ठीक है, हुआ क्या इस केस में, एसएससी ने कुछ अमाउंट राइट बैक किया P&L अकाउंट में, जो अनक्लेम्ड बैलेंस था, कस्टमर से रिसीव हुआ था, ट्रेड पार्टी से एडवांस था, मतलब ट्रेड एडवांस था जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में सप्लाई की जानी थी। लेकिन एसएससी ने ये अमाउंट राइट बैक कर लिया P&L अकाउंट में कि ये मेरी तो ये ट्रेडिंग रिसिप्ट हो गई। ठीक है, एसएससी को ये पैसा मिला है, मनी रिसीव हुई है इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, तो ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल नहीं होगी। इस केस में चार्जिंग सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है और हम उस क्रेडिटर को 3 साल तक पेमेंट नहीं करते हैं, 3 साल तक पेमेंट नहीं करते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लीकेबल होता है और उस क्रेडिटर को अब पेमेंट करने की हमारी लायबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, कहने का मतलब वो टाइम बार्ड लायबिलिटी हो जाती है। तो अगर टाइम बार्ड ट्रेडिंग लायबिलिटी है तो 2 सिचुएशन हो सकती है उस केस में। अगर एसएससी इस ट्रेडिंग लायबिलिटी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर देता है तो यस, इसे डीम्ड इनकम माना जाएगा, क्योंकि इस ट्रेडिंग लायबिलिटी का एसएससी ने पास्ट में डिडक्शन क्लेम किया था। ठीक है, अब ये लायबिलिटी राइट ऑफ कर रहा है तो ये डीम्ड इनकम है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में। लेकिन अगर एसएससी अभी भी इस टाइम बार्ड होने के बाद भी इस लायबिलिटी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ नहीं कर रहा है तो उस केस में सेक्शन 41(1) में ये टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो लंबे टाइम से क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया आपने, 4 साल हो गए। ठीक है, 4 साल हो गए आप क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर रहे हो, इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पकड़ के बोल रहा है कि 4 साल से आपने पेमेंट नहीं किया, मतलब पेमेंट करने की आपकी लायबिलिटी खत्म, तो मैं इसे आपकी डीम्ड इनकम मान लेता हूं सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में। तो क्या वो मान सकता है, क्या वो मान सकता है इसको आपकी इनकम? इस पर हम एक केस करते हैं। ठीक है, इस पर हम एक केस कर समझते हैं। आ जाइए, केस लॉ समझते हैं। गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट मटरू प्रसाद सी पांडे के केस में, मटरू प्रसाद सी पांडे के केस में गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट कि लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, लंबे टाइम से क्रेडिट बैलेंस चल रहा है और वो आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पर एडमिट किया हुआ है कि हम उस पार्टी को पैसा देंगे, 3 साल हो गए तब भी हम तो देंगे पैसा उसको। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 142 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी और बोला ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स की है, ये तो आपके बहुत पुराने, फॉर एग्जाम्पल 4 साल हो गए, अब आपको पेमेंट करना ही नहीं, ये आपकी लायबिलिटी पेमेंट करने की सीज हो गई है, रेमिशन ऑफ और सेजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी हो गया है। तो एओ क्या मानना चाह रहा है
कि आपकी लायबिलिटी सीज हो गई है, तो ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में मैं इन क्रेडिटर्स के अमाउंट को आपकी डीम्ड बिजनेस इनकम मानूंगा। ठीक है, तो क्या माना जा सकता है? कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि एसएससी कंटिन्यू अपनी लायबिलिटी एडमिट कर रहा है कि मैं इन क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा। ठीक है, मैं पेमेंट करूंगा, मैं अपनी लायबिलिटी एडमिट करता हूं, मेरी मार्केट में गुडविल है। ठीक है, मैं इन क्रेडिटर्स को लिमिटेशन एक्ट का टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी मैं पेमेंट करूंगा इनको, और ये एसएससी इस लायबिलिटी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एडमिट कर रहा है। ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया है, तो क्या सेक्शन 41(1) इन्वॉक हो सकती है? बिकॉज ये लंबे टाइम से आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं। तो इस केस में जजमेंट आया कि इस केस में ये अमाउंट भले ही आउटस्टैंडिंग है सेवरल ईयर्स से, ये एसएससी की इनकम में ऐड नहीं किए जा सकते सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में डीम्ड इनकम मानते हुए, until or unless it is found that there was remission or cessation of trading liability। अगर एसएससी बोले कि नहीं मेरी लायबिलिटी नहीं रही, अगर ये कंफर्म हो तो ही इसे डीम्ड बिजनेस इनकम माना जा सकता है, और वो भी इस ईयर में अगर रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी हो तो। अगर एसएससी अपनी लायबिलिटी डिनाई करे तो ये रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी माना जाएगा। जब तक एसएससी लायबिलिटी एडमिट कर रहा है तब तक इसे डीम्ड बिजनेस इनकम सेक्शन 41(1) में नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये था सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 पर एक केस। अब आगे समझते हैं बैलेंसिंग चार्ज, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 बैलेंसिंग चार्ज। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, जब एसएससी एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, डब्ल्यूडीवी से सेल वैल्यू ज्यादा मिले। ठीक है, एसएससी ने वो एसेट सेल कर दी, सेल वैल्यू ज्यादा मिली डब्ल्यूडीवी से, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हमने पढ़ा था 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। आज दिन तक उस एसेट पे जितना भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया एसएससी ने, वो बैलेंसिंग चार्ज है और एक्स्ट्रा सरप्लस कैपिटल गेन है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। फिर साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए एसएससी एसेट यूज करता है। एसएससी ने कोई एसेट रिसर्च में यूज की या फैमिली प्लानिंग में यूज की। ठीक है, अब एसएससी वो एसेट डायरेक्ट सेल कर रहा है। एसएससी उस एसेट को अपने दूसरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है, डायरेक्ट सेल ही कर रहा है। तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 लगता है, वो हम पढ़ चुके, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कब? जब हमने रिसर्च वाली सेक्शन 35 पढ़ी थी, तब ऑलरेडी हम इस बात को पढ़ चुके हैं। तो उस सेक्शन के प्रोविजन उधर हम पढ़ चुके हैं। क्या था? एसएससी ने डिडक्शन क्लेम किया रिसर्च का सेक्शन 35 में, या फैमिली प्लानिंग का सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में। एसएससी इस एसेट को विदाउट बीइंग यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस पर्पस, नॉर्मल बिजनेस में यूज नहीं करता, डायरेक्ट सेल ही कर देता है। ठीक है, अब इस एसेट को बेचने पर एसएससी को प्रॉफिट हुआ, तो सरप्लस ऑन सेल, और इस केस में डब्ल्यूडीवी होती है 0, पूरा का पूरा सेल वैल्यू बनती है सरप्लस। ठीक है, और डिडक्शन जितना क्लेम किया था सेक्शन 35 में रिसर्च का या फैमिली प्लानिंग का जो क्लेम किया था सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में, जितना भी डिडक्शन क्लेम किया था और सरप्लस और डिडक्शन क्लेम व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो वो डीम्ड बिजनेस इनकम माना जाता है सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 में। और एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो पैसा मिला वो कैपिटल गेन माना जाता है। तो जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जो भी सेल वैल्यू ऊपर मिली, ओरिजिनल कॉस्ट से पैसा जो भी ज्यादा मिला, वो कैपिटल गेन माना जाता है, और कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ये तभी होगा जब सेल कंसीडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा हो। तो जैसे मान लेते हैं सेल कंसीडरेशन और कॉस्ट, सेल कंसीडरेशन 10 लाख, ठीक है, और कॉस्ट थी 7 लाख, तो
तो 3 लाख हो गया कैपिटल गेन, 3 लाख हो गया कैपिटल गेन, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर कितना पैसा मिला 3 लाख, वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, सेल कंसीडरेशन 10 लाख हो और वैसे तो कॉस्ट 7 लाख थी, बट उसका इंडेक्सेशन किया क्योंकि वो एसेट लॉन्ग टर्म थी, उसका इंडेक्सेशन किया, तो इंडेक्सेशन करने के बाद कॉस्ट हो गई 11 लाख, तो लॉस भी हो सकता है क्या, यस लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है, बट ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर तो पैसा मिला ही है। लॉस के केस में भी, ये लॉस का केस है, ठीक है, इस केस में भी ओरिजिनल कॉस्ट 7 लाख के ऊपर पैसा मिला ही है, तो कैपिटल गेन निकालने गए वो नेगेटिव आ गया क्योंकि इंडेक्सेशन के बाद कॉस्ट बढ़ गई। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि कैपिटल गेन और लॉस भी हो सकता है, लॉस, लेकिन वो कैपिटल गेन हेड में हम कैलकुलेट तभी करेंगे जब सेल कंसीडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर पैसा मिला तो ये कैपिटल गेन है, और फिर कैलकुलेट करेंगे और इंडेक्सेशन की वजह से लॉस भी आ सकता है। अगर एसेट लॉन्ग टर्म होगी तो इंडेक्सेशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बेड डेब्ट्स की रिकवरी, बेड डेब्ट्स की रिकवरी भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेड डेब्ट्स वाले सेक्शन में, मतलब लेक्चर नंबर 11 में जब हमने सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 किया था, ठीक है। तो देखो बात को इस तरीके से समझो, जो जनरल रिकवरी होती है ना, जनरल रिकवरी वो टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल होती है, और जो बेड डेब्ट्स रिकवरी होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 में। तो गवर्नमेंट ने जनरल रिकवरी का सेक्शन अलग बनाया है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, और बेड डेब्ट्स रिकवरी का सेक्शन अलग बनाया है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, ठीक है। तो बेड डेब्ट्स की रिकवरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टैक्सेबल होगी सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 में, लेकिन एक बहुत ही खास बात, बेड डेब्ट्स हुई थी प्रीडिसेसर को और बेड डेब्ट्स की रिकवरी हो रही है सक्सेसर को। बेड डेब्ट्स हुई थी प्रीडिसेसर को और बेड डेब्ट्स की रिकवरी हो रही है सक्सेसर को, तो सक्सेसर के हैंड्स में बेड डेब्ट्स की रिकवरी टैक्सेबल नहीं होगी। तो बेड डेब्ट्स की रिकवरी सक्सेसर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, खास बात, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस भी पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं वो जनरल रिकवरी वाला सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, उसमें दोबारा जाके देखते हैं। तो हमने 41(1) में क्या पढ़ा, एसएससी ने अर्लियर कोई डिडक्शन क्लेम किया था, वो डिडक्शन किसी लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी का था। वो लॉस और एक्सपेंडिचर की एसएससी को सब्सिक्वेंटली कोई रिकवरी होती है या रेमिशन और सेजेशन और ट्रेडिंग लायबिलिटी की वजह से एसएससी को कोई बेनिफिट मिलता है, तो ये रिकवरी, ये रिफंड, रेमिशन, सेजेशन एसएससी को टैक्सेबल होगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ये टैक्सेबल कब होगा, पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। और उसके लिए हमने केस पढ़ लिया था पॉलीफ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, कि अपील भले ही इस रिफंड के अगेंस्ट पेंडिंग चल रही है तो भी ये रिकवरी या रिफंड वगैरह टैक्सेबल होगा। और अगर ये बिजनेस सक्सीड कर लिया किसी अनदर पर्सन ने, तो ये जनरल रिकवरी सक्सेसर के हैंड्स में भी टैक्सेबल होगी। तो जनरल रिकवरी सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल होगी और बेड डेब्ट्स की रिकवरी सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। दो बातें बोली मैंने, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जनरल रिकवरी सक्सेसर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी और बेड डेब्ट्स की रिकवरी बेड डेब्ट्स की रिकवरी सक्सेसर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि
जनरल रिकवरी गवर्न होती है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 से, और बैड डेब्ट्स की रिकवरी गवर्न होती है सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 से। तो सक्सेसर के हैंड्स में बैड डेब्ट्स की रिकवरी टैक्सेबल नहीं होती है, जनरल रिकवरी सक्सेसर के हैंड्स में टैक्सेबल होती है। ठीक है, जनरल रिकवरी सक्सेसर के हैंड्स में टैक्सेबल होती है। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पर, सक्सेसर का क्या मतलब है। अगर अमलगमेशन का मैटर है तो अमलगमेटेड कंपनी सक्सेसर होती है, प्रीडिसेसर कौन होता है, अमलगमेटिंग कंपनी, सक्सेसर होता है अमलगमेटेड कंपनी। तो अगर जनरल रिकवरी हुई है अमलगमेटिंग कंपनी को, नहीं, डिडक्शन क्लेम किया था अमलगमेटिंग कंपनी ने, प्रीडिसेसर ने, और सक्सेसर कौन है, अमलगमेटेड कंपनी। रिकवरी सक्सेसर को हुई, अमलगमेटेड कंपनी को हुई, तो सक्सेसर के एंड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, और अगर डीमर्जर हुआ है तो सक्सेसर कौन, रिजल्टिंग कंपनी। अगर एक फर्म को दूसरी फर्म ने टेक ओवर कर लिया, सक्सीड कर लिया, तो सक्सेसर कौन, न्यू फर्म। ठीक है, और एनी अदर पर्सन हु सक्सीड्स द प्रीवियस एसएससी। कुल मिलाकर बोल क्या रहे कि सिचुएशन कोई भी हो, डिडक्शन प्रीडिसेसर ने क्लेम किया था, रिकवरी सक्सेसर को हुई, तो ये रिकवरी सक्सेसर के हैंड्स में भी टैक्सेबल होगी। अगर ये जनरल रिकवरी है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 की तो, और अगर बैड डेब्ट्स की रिकवरी है तो फिर तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 लगता है, और बैड डेब्ट्स की रिकवरी जनरल रिकवरी से अलग है। बैड डेब्ट्स की रिकवरी सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होती है। तो इस पर एक केस समझते हैं, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट पीके काइमल। पीके काइमल के केस में क्या हुआ, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट, बैड डेब्ट्स का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म ने क्लेम किया था, उसको अलाउ भी हो गया था, और बैड डेब्ट्स की रिकवरी एक पार्टनर को हुई, बैड डेब्ट्स की रिकवरी एक पार्टनर को हुई, और आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुई। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद एक पार्टनर को उस बैड डेब्ट्स की रिकवरी हुई। ठीक है, तो ये बैड डेब्ट्स की रिकवरी उस पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि प्रीडिसेसर पार्टनरशिप फर्म थी और सक्सेसर वो पार्टनर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उसको ये बैड डेब्ट्स की रिकवरी टैक्सेबल नहीं होगी। समझ गए बात। तो बैड डेब्ट्स की रिकवरी सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होती है एज पर जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट पीके काइमल। फिर एक सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8, उसमें हमने स्पेशल रिजर्व क्रिएट किया था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे और वो स्पेशल रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो एसएससी ने स्पेशल रिजर्व क्रिएट किया सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 में। ठीक है, इस स्पेशल रिजर्व अकाउंट में उसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। कितना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व का 200%। किसका 200%, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व का 200% स्पेशल रिजर्व में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। अगर एसएससी इस स्पेशल अकाउंट से विड्रॉ करे और विड्रॉ करने के बाद उसका मिनिमम बैलेंस जितना रखना था, कितना रखना था, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व का 200% मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर एसएससी इस स्पेशल रिजर्व अकाउंट से विड्रॉ करता है और वो मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है, मतलब मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने में उसकी शॉर्टफॉल रह जाती है, तो ये शॉर्टफॉल रीटैक्सेबल बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो आगे क्या दे रखा है, सब्सिक्वेंटली द एसएससी विड्रॉस मोर देन दिस मिनिमम लेवल। तो उस केस में क्या होगा, विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ सच मिनिमम बैलेंस शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ विड्रॉवल। ठीक है, इस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया था तब जब हमने स्पेशल रिजर्व सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 पढ़ा था, तब बात कर ली थी हमने। अब बात करते हैं, इतनी सारी एसएससी को डीम्ड इनकम हुई, सेक्शन 41 में एसएससी को डीम्ड इनकम हुई,
सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 जनरल रिकवरी, ठीक है। 2 नहीं लिखा है, 2 नहीं लिखा है मतलब बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। 3 लिखा है सीधा, सबसेक्शन 2 नहीं लिखा है, सीधा सबसेक्शन 3 लिखा है। और सबसेक्शन 4 की इनकम मतलब बैड डेब्ट्स रिकवरी, और 4A मतलब विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। इन सबसेक्शंस में जो भी एसएससी को डीम्ड इनकम हुई है, एसएससी इस डीम्ड इनकम से अपने लॉसेस राइट ऑफ कर सकता है कि नहीं? एसएससी इन डीम्ड इनकम से अपने लॉसेस राइट ऑफ कर सकता है कि नहीं? तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 5 कहता है कि इन डीम्ड इनकम से एसएससी अपने डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकता है। इन डीम्ड इनकम से एसएससी अपने डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकता है। तो लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस एसएससी इन डीम्ड इनकम से सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो वैसे बिजनेस लॉस क्या होता है? आप 8 साल तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और ये बिजनेस लॉस वैसे इन जनरल 8 साल तक ही सेट ऑफ होता है सेक्शन 72 के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? और बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड भी आप तब कर सकते हो जब आप उस ईयर का, जिस साल लॉस हुआ, बिजनेस लॉस जिस साल हुआ उस साल का इनकम टैक्स आप ड्यू डेट तक फाइल करते हो, तब आप वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? एसएससी इन डीम्ड इनकम से अपने उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकता है विदाउट एनी टाइम लिमिट। मतलब 8 साल की टाइम लिमिट आप ताक पे रख दो, काम नहीं आएगी। 8 साल बाद भी एसएससी इस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस इन डीम्ड इनकम से सेट ऑफ कर सकता है। और भले ही एसएससी ने उस साल का आईटीआर, जिस साल लॉस हुआ था उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक भले ही फाइल नहीं किया था, भले ही उस साल का रिटर्न जिस साल लॉस हुआ एसएससी अपना वो लॉस का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया, और अब 8 साल की टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो गई है, तब भी एसएससी इस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस इन डीम्ड इनकम से सेट ऑफ कर सकता है। कौन कौन सी डीम्ड इनकम्स? डीम्ड इनकम्स कवर्ड बाय सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 नहीं लिखा है, मतलब ये लॉस बैलेंसिंग चार्ज वाली इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सबसेक्शन 3 लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यूज्ड इन रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। सबसेक्शन 4 लिखा है, बैड डेब्ट्स की रिकवरी, ठीक है। और 4A लिखा है, मतलब विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। तो इन डीम्ड इनकम से एसएससी अपने डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकता है। भले ही 8 साल की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है और ये लॉस का रिटर्न एसएससी ने भले ही ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया तब भी, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी, ये जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस था जिसका लॉस एसएससी इन डीम्ड इनकम से सेट ऑफ कराना चाहता है, वो बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होना चाहिए, स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होना चाहिए। और ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है और ये डिसकंटिन्यूड हो गया, मतलब नॉर्मल बिजनेस है और डिसकंटिन्यू हो गया। और इन डीम्ड इनकम से एसएससी सिर्फ उसी ईयर का लॉस सेट ऑफ करा सकता है जिस साल बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ था। उससे पुराने भी लॉसेस पड़े थे एसएससी के पास, वो लॉसेस इस डीम्ड इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते। ओल्ड लॉसेस इन डीम्ड इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस ईयर का लॉस ही इस डीम्ड इनकम से एसएससी सेट ऑफ करा सकता है। लैंग्वेज पढ़ो। लॉस टू बी सेट ऑफ परटेन्स टू द ईयर, लॉस टू बी सेट ऑफ परटेन्स टू द ईयर इन विच द कंसर्न्ड बिजनेस वाज डिसकंटिन्यूड। मतलब सिर्फ डिसकंटिन्यूअस ईयर का ही लॉस एसएससी इन डीम्ड इनकम से सेट ऑफ करा सकता है, ओल्ड लॉसेस नहीं करा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने डीम्ड इनकम पढ़ी सेक्शन 41, उसमें कुछ डीम्ड इनकम थी क्या? सेक्शन 41(1)
2, 3, 4, 4A, ठीक है। फिर क्या बोला, इन डीम्ड इनकम से एसएससी अपने डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करा सकता है, भले ही 8 साल एक्सपायर हो गए हैं, भले ही एसएससी ने उस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न भी ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया, तब भी करा सकता है, बशर्ते ये लॉस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस है और ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव है और ये डिसकंटिन्यू हो गया है, बट सिर्फ डिसकंटिन्यूअस ईयर का लॉस ही आप इन डीम्ड इनकम से सेट ऑफ करा सकते हो। ओल्ड ईयर के लॉसेस इस डीम्ड इनकम से आप सेट ऑफ नहीं करा सकते हो। ये हमने पढ़ा डीम्ड इनकम। अब हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर सब्सिडी मिली या कुछ अमाउंट का वेवर हो गया या गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिली, उनका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है। तो ये बात अभी सेक्शन 41 से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है आगे चल के समझ आएगा, बट मैं एक बार ये बीच में मुद्दा उठा ही देता हूं, ठीक है। तो सब्सिडी मिली, ग्रांट मिली, वेवर, कोई कंसेशन मिला, रीइंबर्समेंट मिला, किससे? गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से, किसी अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली, ग्रांट मिला या वेवर मिला या कंसेशन या रीइंबर्समेंट मिला, तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18 इंसर्ट किया। सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर सब क्लॉज 18 इंसर्ट किया, मतलब इनकम की डेफिनेशन में क्लॉज 18 इंसर्ट किया, सब क्लॉज 18 इंसर्ट किया गया। और ये बात रिलेटेड है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड ICDS 7 भी है, उसमें भी ये बातें दे रखी है। ICDS 7 रिलेटेड है इससे ही। तो सेक्शन 224 क्लॉज 18 में क्या लिखा? इनकम इंक्लूड्स असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी मिली, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक या वेवर या कंसेशन, रीइंबर्समेंट मिला, उनका नाम कुछ भी हो, किससे मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी अथॉरिटी, बॉडी और एजेंसी से, चाहे कैश में मिला, चाहे काइंड में मिला, एसएससी को मिला, ठीक है। तो इसे इनकम माना जाएगा, इसे इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 224(18) इसे इनकम माना जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? अदर देन मतलब एक्सेप्शन, मतलब इसे इनकम नहीं माना जाएगा। 2 केस बता रहे हैं, उसमें उस सब्सिडी ग्रांट वगैरह को इनकम नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन है, अदर देन लिखा है। तो सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट अगर किसी एसेट के एक्विजिशन से रिलेटेड है, किसी एसेट को एक्वायर करने के कनेक्शन में गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी, ग्रांट वगैरह दिया है, तो उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में से लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, उस एसेट की कॉस्ट 10 लाख है और गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 8 लाख, तो उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करते वक्त 10 लाख की एक्चुअल कॉस्ट माइनस 8 लाख की सब्सिडी लेस हो जाएगी, 2 लाख ही उस एसेट की कॉस्ट मानी जाएगी, एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 10 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। ऐसा हमने पढ़ा था नोशनल कॉस्ट का कंसेप्ट, ध्यान है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशंस, और एक्सप्लेनेशन नंबर 10 में हमने ये बात पढ़ी थी। तो सब्सिडी अगर किसी एसेट के कनेक्शन में मिली है तो वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट में से कम हो जाएगी, ठीक है। जब एक्चुअल कॉस्ट में से कम हो जाएगी तो फिर उस सब्सिडी को इनकम नहीं माना जाएगा। दूसरा केस, अगर सब्सिडी और ग्रांट मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है यहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, और फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए मिली है। मतलब कॉर्पस क्या वर्ड यूज हुआ? कॉर्पस। तो किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, मतलब कॉर्पस मतलब स्पेसिफाइड पर्पस, कॉर्पस मतलब स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अगर वो सब्सिडी मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को मिली है, और वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। ध्यान रहे, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट सब्सिडी किससे मिली है? सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है। और वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट सब्सिडी किससे मिली है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसे इनकम नहीं माना जाएगा। ये दो एक्सेप्शंस दे रखे हैं। इन दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अलावा सब्सिडी टैक्सेबल होगी सेक्शन 224 क्लॉज 18 में। और काफ़ी सारे वर्ड यूज़ किए, सब्सिडी, ग्रांट, वेवर, रीइंबर्समेंट, कंसेशन, काफ़ी सारे वर्ड यूज़ किए। ये सब सेक्शन 224(18) में इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो ये 224 के अंदर सब क्लॉज 18 जो डाला गया ना, फाइनेंस एक्ट 2015 का जो फाइनेंस एक्ट आया था उसके थ्रू डाला गया था ये। तो तब से क्या हुआ, ये सब्सिडी इनकम मानी जाती है। तो नोट नंबर 1 में मैंने बोल दिया, सब्सिडी अगर किसी डेप्रिशिएबल एसेट के कनेक्शन में मिली है तो क्या होगा, उस एसेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे। यहाँ क्या एप्लीकेबल हो रहा है, एक्सप्लेनेशन नंबर 10 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल हो रहा है। एसेट की कॉस्ट में से कम हो जाएगा तो फिर इसे इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में अगर सब्सिडी रेवेन्यू नेचर की है, जैसे गवर्नमेंट से मिली है पावर सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिडक्शन के लिए, या इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन मिला है, पावर टैरिफ कंसेशन रेट में कोई कंसेशन मिला है गवर्नमेंट से, तो वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। या गवर्नमेंट ने आपको बोला कि बैकवर्ड एरिया में आप अपनी यूनिट लगाइए, तो गवर्नमेंट आपको सेल टैक्स सब्सिडी देगी, स्टेट गवर्नमेंट आपको सेल टैक्स सब्सिडी देगी। तो यस, ये सेल टैक्स सब्सिडी भी सेक्शन 224(18) में टैक्सेबल होगी। ये सेल टैक्स की सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, ये इनकम मानी जाएगी, सेक्शन 224(18) में इनकम माना जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है और किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को मिली है, बट वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, बट सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर सब्सिडी मिली तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, लेकिन किसी ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को मिली है जो एस्टेब्लिश्ड बाय लोकल अथॉरिटी है, तब तो ये सब्सिडी रेसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। ठीक है, या सब्सिडी, देखो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है और वो किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस का पार्ट होती है तो टैक्सेबल नहीं होती है, लेकिन अगर सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट से मिली तो टैक्सेबल होगी। तो सब्सिडी अगर स्टेट गवर्नमेंट से मिली, भले ही वो किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस के लिए मिली है, मतलब स्पेसिफाइड पर्पस के लिए मिली है, तब भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी तो टैक्सेबल नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी तो टैक्सेबल होगी। ठीक है, अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ये जो एलपीजी गैस पर हमको सब्सिडी मिलती है, हमारा बैंक अकाउंट आधार नंबर से जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसमें गवर्नमेंट सीधे एलपीजी गैस के रेस्पेक्ट में सब्सिडी क्रेडिट कर देती है, तो ये एलपीजी गैस की सब्सिडी टैक्सेबल होगी क्या? क्योंकि सेक्शन 224(18) में ये एलपीजी गैस की सब्सिडी टैक्सेबल हो जाएगी क्या? इस पर देखो स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं है। जब फाइनेंस एक्ट 2015 में ये अमेंडमेंट आया, क्लॉज 18 जब 224 में डाला गया, ठीक है, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया न्यूज़ और मीडिया वगैरह में,
कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, बट न्यूज़ और मीडिया में निकाला उन्होंने कि ये जो हम प्रोविजंस निकाल रहे हैं 224(18) के, ये एलपीजी गैस और अदर वेलफेयर सब्सिडीज जो इंडिविजुअल को रिसीव होती हैं उन पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब वो सब्सिडीज, एलपीजी गैस की सब्सिडी टैक्सेबल नहीं होगी, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। और भी अदर स्टाफ, अदर जो वेलफेयर सब्सिडीज होती है इंडिविजुअल को रिसीव होंगी, वो भी 224(18) में टैक्सेबल नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी कोई वेवर ऑफ लोन कर दे, लोन माफ कर देते हैं गवर्नमेंट, तो क्या उसे इनकम माना जाएगा? तो अगर वेवर ऑफ लोन गवर्नमेंट ने किया है, किसी अथॉरिटी ने किया है, एजेंसी ने किया है, तो यस, इसे इनकम माना जाएगा, 224(18) में इनकम माना जाएगा। फिर लोन का वेवर था, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी, और अगर इंटरेस्ट का भी वेवर हुआ है तो वो इंटरेस्ट भी इनकम माना जाएगा। ठीक है, बट अगर वो टर्म लोन का वेवर है तो उसके लिए अभी अलग से बात करेंगे, टर्म लोन के वेवर की अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर वेवर ऑफ लोन किया अदर ने, मतलब अदर देन गवर्नमेंट और अथॉरिटी, जो अदर पर्सन है उन्होंने लोन का वेवर किया, तो हम चेक करेंगे वो वर्किंग कैपिटल लोन है या टर्म लोन है। वो वर्किंग कैपिटल लोन है या टर्म लोन है? वर्किंग कैपिटल लोन है तो वर्किंग कैपिटल लोन है तो उसका वेवर हो गया, तो हम देखेंगे उसका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो वेव कर दिया गया, तो यस, ये रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी है, तो ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल होगा। रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी 41(1) में टैक्सेबल होता है। ठीक है, लेकिन टर्म लोन का वेवर कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट का, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, क्या उससे रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी माना जाएगा? नहीं, उससे रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं माना जाएगा, तो वो डीम्ड इनकम के रूप में सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन हमें पता है टर्म लोन क्यों लिया जाता है, फिक्स एसेट्स एक्वायर करने के कनेक्शन में लिया जाता है। टर्म लोन क्यों लिया जाता है? फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के कनेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, तो अगर टर्म लोन का वेवर होगा ना, तो उस केस में टर्म लोन का जो वेवर है उन एसेट को खरीदने के लिए, जिसके लिए टर्म लोन मिला था, उन एसेट्स को खरीदने के लिए मिला था। अब टर्म लोन वेवर हो गया, ठीक है, तो हम जितना टर्म लोन वेवर हुआ उस एसेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन नंबर 10 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, और एक हम जजमेंट पढ़ भी चुके ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में, कि टर्म लोन का वेवर हुआ तो वो एसेट की, उस फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में से रिड्यूस किया जाएगा। अब चूंकि वो एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस हो रहा है तो उसे इनकम नहीं माना जाएगा 224 क्लॉज 18 में। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल लोन का वेवर रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी है, लेकिन टर्म लोन का वेवर रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो 41(1) में टैक्सेबल नहीं है, और वो एसेट की कॉस्ट में से कम हो जाएगा, तो फिर वो 224 क्लॉज 18 में भी टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, ये तो लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की बात की हमने, लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्या होगा? लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्या होगा उसके लिए अलग से बात करते हैं। इंटरेस्ट वाला पार्ट, इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्या होगा? अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट का वेवर हो गया, इंटरेस्ट कंपोनेंट एसएससी से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट से भी माफी मिल गई, उसका भी वेवर हो गया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इफ सच इंटरेस्ट नॉट अलाउड अर्लियर। क्योंकि ये इंटरेस्ट मान लो जैसे किसी बैंक से लिया था, ठीक है, बैंक से लिया था तो बैंकिंग इंटरेस्ट पर सेक्शन 43 भी लगती है।
अगर आप बैंक का इंटरेस्ट एक्चुअली पेड नहीं करते हो तो सेक्शन 43 भी उस बैंकिंग इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं देता है। तो चूंकि हमने पास्ट में डिडक्शन भी क्लेम नहीं किया था, क्यों नहीं क्लेम किया था? सेक्शन 43 बी ने हमको रोका था कि आप इस इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होता है। तो बैंक इंटरेस्ट आपने एक्चुअली पे किया नहीं था, तो आपको सेक्शन 43 बी ने मना कर दिया था डिडक्शन लेने से। तो आपने डिडक्शन लिया ही नहीं था इंटरेस्ट का पहले, अब वेवर हो गया, तो इससे इनकम माना जाए या नहीं? क्योंकि आपने अर्लियर डिडक्शन लिया ही नहीं था इस इंटरेस्ट का, तो अब इसे इनकम भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपने इस इंटरेस्ट का पहले डिडक्शन लिया ही नहीं था। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट कंपोनेंट टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इस इंटरेस्ट का आपने पास्ट में डिडक्शन नहीं लिया था। समझ आ गई बात? चलिए, अब इससे रिलेटेड हम कुछ केसेस करते हैं। एक केस करते हैं हम। पेज नंबर है 13 पर, पेज नंबर 13, केस लॉ बुकलेट, रोला ट्रेनर्स लिमिटेड वर्सेस CIT दिल्ली हाई कोर्ट, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 पर, कि सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे क्या अगर वर्किंग कैपिटल लोन का वेवर हुआ है या टर्म लोन का वेवर हुआ है। वर्किंग कैपिटल लोन लिया जाता है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, और टर्म लोन लिया जाता है फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल एसेट्स। इस केस में क्या हुआ, SSE सिक इंडस्ट्रियल कंपनी हो गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, 1985, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं सिक्का एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। उसमें SSE सिक इंडस्ट्रियल कंपनी बन गया, तो SSE ने अप्रोच किया कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग सेल को अपने लोन के सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो सेल ने अप्रूव कर दिया रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, SSE को ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का वेवर हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का वेवर हो गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट कंपोनेंट दोनों का वेवर हो गया। तो सवाल पैदा होता है, ये वेवर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल है कि नहीं? तो अगर ये वर्किंग कैपिटल लोन का वेवर है, वर्किंग कैपिटल लोन का वेवर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल है, क्योंकि इससे रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी हुआ। तो यस, ये रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी है, तो यस सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में से डीम्ड इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर ये टर्म लोन का वेवर है, टर्म लोन क्यों लिया जाता है? फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए लिया जाता है। तो टर्म लोन का वेवर अगर हुआ तो वो वेवर उन फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में से ही कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो 41(1) में टैक्सेबल नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वो वेवर जो 41(1) में टैक्सेबल नहीं हुआ, अभी टर्म लोन का वेवर है, तो वो 41(1) में टैक्सेबल नहीं हुआ और उसको हमने एसेट की कॉस्ट में से कम कर दिया, तो क्या ये वेवर सेक्शन 224 क्लॉज सब क्लॉज 18 में टैक्सेबल होगा क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18 में ये वेवर टैक्सेबल होगा क्या? चूंकि ये एसेट टर्म लोन का वेवर है, एसेट की कॉस्ट में से ही कम हो जाएगा, तो यस ये वेवर सेक्शन 224 18 में भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ये है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट रोला ट्रेनर्स लिमिटेड। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने किया सेक्शन 43C, 43CA, 43D और सेक्शन 41 और सेक्शन 41 से रिलेटेड हमने 2 केसेस पढ़े, एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट रोला ट्रेनर्स लिमिटेड और एक जजमेंट और हमने पढ़ा गुजरात हाई कोर्ट का